bonds. Today we will discuss chemical bonding. Chemical bonding. Chapter number 6. मेरी आवाज आई थिंक आ रही है आपको? अच्छा, हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक्स डिस्कस किए थे, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज मेंट बाय अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड है क्या? सेकंड हमने पढ़ा हाउ एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, हाउ एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, के एटम्स जो हैं केमिकल बॉन्ड बनाते कैसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बाद हमने देखा आयोनिक रेडियाई। और कल जो बच्चों हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये टॉपिक्स हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस किए। कल जो हमारा टॉपिक था आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसको वंस अगेन थोड़ा सा रिव्यू करवा देगा। तो बेटा ये आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन the amount of energy required to raise an atom from gaseous state and it is converted into a positive ion. This is called ionization energy. क्या मतलब? सिंपल वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जब बच्चे आप सोडियम एटम को 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ Na+1। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो Na+1 में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ sodium. This is called first ionization energy of sodium. The unit of ionization energy is kilojoule per mole. उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एटम से आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब आप बच्चों एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। जब हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होगी तब उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर होगी बात? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, सोडियम सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट में सोडियम एटम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सोडियम आयन, जिसे हम क्या कहेंगे? केटाइन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
ये सोडियम एटम का स्ट्रक्चर है और ये सोडियम आयन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जैसे सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ केटाइन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहां से देख के ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सोडियम एटम का बच्चों साइज हमेशा लार्ज होता है और सोडियम आयन का साइज हमेशा स्मॉल होता है। एटम का साइज लार्ज और आयन का साइज स्मॉल। क्लियर होगी इतनी बात? उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, एक और एग्जांपल बताई, मैग्नीशियम एटम, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैग्नीशियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैग्नीशियम में मैं कहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 12। तो अगर आपने 12 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना हो तो एट वंस नहीं करवाएंगे, 1 बाय 1 करवाएंगे। आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी होगा, जबकि जो स्टेबल एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप प्रोवाइड करेंगे तब पॉसिबल होगा कि उसका शेल डिस्टर्ब हो और वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। वैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा कहां से रिमूव होता है? आउटर मोस्ट शेल में से। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3 आता है। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3 बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू Al+3। क्लियर होगी इतनी बात? फिर मैंने इसका आगे ट्रेंड्स बताए थे और एक और चीज बताई थी, जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जितनी वीक होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना उतना आसान होगा, और जिसकी अट्रैक्शन जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी साइज श्रिंक होगा, साइज स्मॉल होगा। तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप क्या होगी? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप बच्चों स्ट्रॉन्ग होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट होगा। फिर हम लोगों ने इसके पढ़े थे बच्चों ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक ग्रुप को देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। आपको याद करवाया था, हालीने की रब से फरियाद, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह याद किया जा सकता है। जैसे टॉप टू बॉटम हम देखते हैं इनके एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं? इंक्रीज। जब टॉप टू बॉटम इनके एटॉमिक साइज इंक्रीज होंगे, जब टॉप टू बॉटम इनके एटॉमिक साइज इंक्रीज होंगे, ठीक है, जैसे इनके एटॉमिक साइज इंक्रीज होंगे तो बच्चों नेक्स्ट आगे क्या होगा? जैसे साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। साइज इंक्रीज होगा तो इजी हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी क्लास लेता हूँ, आवाज आ रही है, बोलो। हाँ जी, यहाँ तो बेटा जी क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब आगे जो नेक्स्ट है टॉप टू बॉटम, वंस अगेन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने भी आपको क्या बताया? ट्रेंड इसका बताया कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बेटा जी इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा
न्यूक्लियस की और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, साइज बड़ा हो गया, अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इसका ट्रेंड में क्या लिखेंगे, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइजेस will be increases, so ionization energy will be decreases, और left to right atomic size बच्चों क्या होता है, decrease होता है। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। मैंने क्या बताया, जिसका साइज जितना बेटा स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना उतना डिफिकल्ट होगा, उतना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स विल बी इंक्रीजेस। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें आपको दो चार चीजों का पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका रिलेशन रिएक्शन लिखना है, उनकी हीट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, और इसका ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड का मतलब टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या हो रहा है और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। इसी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑपोजिट एक टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये मैट्रिक का टॉपिक है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता क्या है, मैं इसके साथ कंपेयर करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हुआ कि कोई भी एक एटम था जिसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की, जैसे एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव आयन। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन का एक एटम है, व्हेन क्लोरीन एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन then it is converted into a chloride ion by the loss of energy। अब इसी केमिकल रिएक्शन का आयोनाइजेशन एनर्जी के रिएक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया था, एनर्जी प्रोवाइड की थी, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, इसमें इलेक्ट्रॉन हमने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू किसमें आती है, पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, पॉजिटिव, जिसकी वजह से हमने क्या कहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसका मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हीट गोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, हीट इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से हीट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव। क्लियर हो गई बात। हीट ऑफ रिएक्शन अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात समझ आ गई है, बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपल वर्डिंग में आप बच्चों क्या समझ सकते हैं कि आपके पास एक क्लोरीन का एटम है, जैसे वन इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड, जैसे हमने वन इलेक्ट्रॉन ऐड किया एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में। अब इसके लिए मैं इसका स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। जिस तरह ये क्लोरीन का एटम है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 और ये 2 8, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 1 2 3 4 5 6 और 1 7। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो देन
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और ये 2 8, 8 + 2 10 और नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इसकी भी पेयरिंग बन गई 2 4 6 और ये 2 8, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लोरीन एटम एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयन। ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोराइड आयन है। इन दोनों में क्लोरीन एटम, क्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन क्लोरीन एटम। तो साइज इसका क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बच्चों एटॉमिक साइज इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसका एटॉमिक साइज बच्चों क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसका भी ट्रेंड सेम एज इट इज वही ट्रेंड है जो हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, बिल्कुल सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक बेटा लॉन्ग में नहीं आता, ये शॉर्ट के लिए आप लोगों ने इसको तैयार करना है और मोस्टली ये आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट ही नजर आ रहा है। ओके, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज meant by इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन to attract the shared pair of electron, this is called electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक साइंटिस्ट था एल पॉलिन, जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया और एक स्केल बनाया। उसके स्केल के मुताबिक, उस स्केल को हम कहते हैं पॉलिंग स्केल। साइंटिस्ट के ने जो उसका नाम दिया उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिंग स्केल। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which to attract a shared pair of electron, जो shared pair of electron है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हाइड्रोजन का एक एटम है, जैसे उसके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जितना हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव करैक्टर है उतना ही दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव करैक्टर ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर एटम है। अगर डिसिमिलर होते, जितना हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव करैक्टर है इसका मतलब क्लोरीन पे उतना पॉजिटिव करैक्टर नहीं है। इसमें इनका साइज भी, हाइड्रोजन का साइज इतना है तो ये क्लोराइड आयन का साइज होगा, ठीक है। इसी तरह अब हम एक दो ग्रुप की एग्जांपल देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक साइंटिस्ट था एल पॉलिंग, जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और एक स्केल बनाया। उस स्केल के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कहते हैं, पॉलिंग स्केल। उसने उस स्केल में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब अगर हम इस टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। ये जो एक एलिमेंट है फ्लोरीन, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और फ्लोरीन की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 4.00, इट्स मीन एग्जैक्ट 4 होती है।
अब हम एक ही ग्रुप के एलिमेंट को देख लेते हैं। इसकी 2 पॉइंट समथिंग, उसकी 2.5, फिर 3, 3.5 और ऑलमोस्ट जो क्लोरीन है इसकी कितनी होती है 4। इसलिए हम कहेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैं लिख देता हूं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज, इंक्रीजेस। क्लियर। और अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। टॉप टू बॉटम अगर बच्चों आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम value of electronegativity will be decreased, decrease। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और लेफ्ट टू राइट इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, इंक्रीज होती है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। इतनी बात समझ आ गई। What is the unit of electronegativity? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? हाँ जी। What is the unit of electronegativity? Electronegativity have no unit. Electronegativity have no unit. Electronegativity का बेटा जी कोई यूनिट नहीं होता, because it is a measurement। ये क्या चीज होती है, एक measurement है जिसकी वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नो यूनिट। क्लियर हो गई बात। फिर एक शॉर्ट सा टॉपिक हमारा था, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम इसके बाद देखेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में होगा क्या कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती किस तरह है। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती किस तरह है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको रिव्यू करें जरा जल्दी से। हाँ जी, क्लियर हो रहा है बेटा। हाँ चलिए। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गया। अब मैं आपको कह रहा था कि हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका भी एक और सा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और इसका बेटा जी ट्रेंड आना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन याद कीजिएगा बुक से, 9th क्लास वाला टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। असल हमारे काम जो है फिर कल से स्टार्ट होगा, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम लोग जरा देखेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक, क्लियर होगी बात। अच्छा,
energetics of बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, ये सेकंड पेज है चैप्टर का, ठीक है, उसमें है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में मेरी बात बच्चों याद रखिएगा, 2 चीजें अपने अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1, बॉन्ड फॉर्मेशन में जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन, मैं लिख देता हूं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी हमेशा क्या होगी, एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा जी एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में बॉन्ड की ब्रेकिंग में, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी हमेशा क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आप कहते हो क्या मतलब, नहीं समझ आया। अच्छा, आपके पास ये एक हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, रिपीट कर देता हूँ। अब मैं आपको ये कह रहा था बेटा जी, वो से जरा सुने, एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब कि बॉन्ड की फॉर्मेशन या बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है उसमें होगा क्या। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बनवा दिए, पूरे टॉपिक का निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप कहते हो कैसे, आपके पास ये एक मॉलिक्यूल, यानी ये आपके पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड अगर मैं ब्रेक कर, तो मैंने फोर्स लगाई, जैसे मैंने इसे फोर्स लगाई, इसका मतलब मैंने इनको एनर्जी प्रोवाइड की। जैसे हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे देन इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बच्चों क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एनर्जी हमने प्रोवाइड की, इसको मैंने ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया तो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की तो ब्रेक हुआ। और बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी उसमें से क्या होगी, रिलीज होगी। तो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है, बॉन्ड इज फॉर्म बाय द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें, आपके पास एक ग्राफ है जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी चले जी पीई लिख लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पीई। जब हम कहते हैं इसमें आपके पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, जब हाइड्रोजन के एटम के इन बिटवीन मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, डिस्टेंस और कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज हो गई, डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो गई। तो जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब बिल्कुल मिनिमम हो जाए, देन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, देन केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की जो
पोटेंशियल एनर्जी है 436.5 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी है। और ये माइनस में मैंने क्यों लिखी है, माइनस में इसलिए लिखी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी बच्चों हमेशा रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर इसी के बॉन्ड को, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक करना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब 436 किलो जॉल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, बॉन्ड की ब्रेकिंग में हमें बच्चों एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो आप लोगों के जो हमने टॉपिक बेटा कवर किए, अब आप लोगों ने इसको रिव्यू करना है। ये जितना मैंने आप भी टॉपिक कराया ये मोस्टली सारा केमिकल बॉन्डिंग का भी शॉर्ट से रिलेटेड ही था। शॉर्ट में आ सकते हैं, लॉन्ग में जो आना है वो फिर वेस्पर वगैरह से स्टार्ट होती है। आप लोगों ने जो टॉपिक को रिव्यू करना है, what is meant by chemical bond, how atoms form a chemical bond, atomic size, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है। उसके बाद जो कोवलेंट रेडियस है वो भी सिंपल सा है कि इसका हाफ ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस। अगर मैं कहता हूँ इसका बॉन्ड डिस्टेंस 176 pm है, पिकोमीटर, कोवलेंट रेडियस इसका क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन उसकी रीड कर लीजिएगा। फिर हम लोगों ने उसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी, और लास्ट में कौन सा टॉपिक देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों आप लोगों ने इनके जितने ट्रेंड्स वगैरह मैंने ये बताए इसको बड़े अच्छे तरीके से करने हैं और इसमें टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होइएगा। तो ये इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, शेयर किया, और मैं कहता हूँ वो बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, अपने काम असाइनमेंट्स भी चेक करवा रहे हैं, अपना जो टॉपिक पढ़ते हैं वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक बेटा जी काम क्या करना है, बॉयज गर्ल्स जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो टॉपिक करवाया जा रहा है इसको डेली बेसिस पे समझ लें, रफ कॉपी पे डेट वाइज मस्ट रिटर्न करना है। उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, जब आपकी फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको ये हो जाएगा, आप टीचर को चेक भी करा सकते हैं, सर ये ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने अपना ये पूरे नोट्स बनाए थे, इसको रीचेक कर लें, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपका सारा काम चेक भी करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से जरा देख लीजिएगा, जितने टॉपिक्स पढ़ाए इनको अच्छे तरीके से देखिएगा। कल जो हमारा इंशाल्लाह न्यू टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इम्पोर्टेंट है, जिसमें आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके जी, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ लें, या केमिस्ट्री का बेटा जो सर ने ग्रुप बनाया है उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू हो तो आप हमारे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।